आसपास यहाँ भी होगा, हजार है। तो चूंकि जो हरियाणा में बिजली बनना था, उस बिजली के लिए कोयला जाना था झारखंड। अब कोयला ले जाने में ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगता, इसलिए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हरियाणा में बिजली का उत्पादन नहीं होगा, बिजली का उत्पादन होगा झारखंड में। यानी जमीन भी झारखंड का, कोयला भी झारखंड का, और बिजली हरियाणा का। क्यों? हमारे सांसद इन्हें पता ही नहीं कि 20 साल में क्या होगा। आप पढ़े लिखे तो पूछिएगा, कोयला हमारा जिस प्रकार जमीन अधिग्रहण किया गया, फिर से जमीन अधिग्रहण होगा, मार पीट के भगाया जाएगा और बिजली बनाया जाएगा और सारा बिजली बेचा जाएगा हरियाणा का। जबकि जब कोयला आधारित बिजली का उत्पादन होगा तो CO2 गैस बढ़ेगा कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैस बढ़ेंगे कि नहीं? तो क्या ये गैस बालों में लगाने के लिए होता है? इंसान के मरने के लिए होता है। CO2, NO2, SO2 इंसान के मरने के लिए होता है। मरेंगे कहाँ के लोग? झारखंड के। बिजली जलाएंगे हरियाणा वाले। और हमारे सांसद कोडरमा वाले रहे, चाहे गिरिडीह वाले, चाहे हजारीबाग वाले, मुंह में टैक्स लगा के तमाशा देख रहे हैं। इसीलिए भक्ति की सीमा को पार कीजिए। ये मोदी का जो भक्ति का चश्मा है उसे पार के फेंकिए, नहीं तो धुआं के अलावा आपकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसको केवल धुआं मिलेगा, जहां जाएगा धुआं मिलेगा। गोड्डा का प्लांट आपको याद होगा, अभी लेटेस्ट है, 1600 मेगावाट बिजली वहां भी बनना है। लोधी को समझिएगा, वहां जो बिजली बनेगा उसका कोयला झारखंड से नहीं जाता है, वहां नंबर 1 कोयला जाता है। और मुझे लगता है नंबर 1 कोयला ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वहां ऑस्ट्रेलिया से कोयला आता है। अब अडानी नंबर 1 है भाई, मोदी का गोद लिया बेटा है। तो यानी गोड्डा में जो बिजली बन रहा है, अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बिजली बना रही है, उसका कोयला ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। कहाँ आ रहा है? गोड्डा। गोड्डा यानी झारखंड। बिजली कहाँ जाएगी? बांग्लादेश। ध्यान से सुनिएगा, यदि हम किलोमीटर में बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया की दूरी और गोड्डा से ऑस्ट्रेलिया की दूरी नापेंगे तो सामने कौन आएगा? बांग्लादेश आएगा। 200 किलोमीटर रहे या 400 किलोमीटर रहे, सामने बांग्लादेश आएगा। लेकिन सोचिए मेंटिलिटी कि कोयला झारखंड आता है, जबरदस्ती जमीन का एक्वायर किया जाता है, यहाँ के लोगों को मार पीट के भगाया जाता है और सारा बिजली बांग्लादेश जाता है। सोचिए कितना बड़ा अन्याय झारखंड के साथ हो रहा है। आप पढ़े लिखे हैं, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब सोच के देखिए कि किस प्रकार अन्याय हमारे राज्य के साथ हो रहा है। कोयला उसको ऑस्ट्रेलिया से मिलता है। अरे जब कोयला ऑस्ट्रेलिया से मिल लिया जाता है, बिजली से हसीना मैडम को देना ही है, तो झारखंड लेके कहे जाते हैं नहीं, यहाँ जमीन फ्री में मिलेगा, ताकि झारखंडी लोग को का देता है, इनका जमीन लूटने में मजा आता है। हरियाणा में औकात नहीं है ना, हरियाणा लोग कहता है 6 और 18 फीट का है, उठा उठा के पहुंचेगा इन लोग को। इसीलिए इन लोग को जमीन लेना है झारखंड, दुनिया कहीं नहीं। जमीन कब्जा करना है, आ जाइए उठा के, वो उठा के झारखंड, यह सब फ्री में मिलेगा। जैसे पहले भैया समझ रहे ना आप इस बात को, ये दुर्दशा है हमारी। इनको जमीन बेचना कोई बिजली फ्री, फ्री लोग भी है, इनको बिजली बेचना है बांग्लादेश को, जमीन चाहिए झारखंड का, कोयला चाहिए ऑस्ट्रेलिया का। तो कोयला ऑस्ट्रेलिया का, जमीन बांग्लादेश से लेके बेच देते, क्योंकि बांग्लादेश सहना है, आपसे सहना है। आप कितना बोलिए, आप खुश हो जाइए कि पाकिस्तान का टमाटर बढ़ गया है, लेकिन लॉजिकली समझिए आपसे बेहतर है बांग्लादेश के लोग, आपसे बेहतर तरीके से जागरूक हैं, जिन्होंने कहा बिजली तो हम लेंगे लेकिन जमीन नहीं लेंगे, क्योंकि इससे CO2 गैस इंक्रीज होगा, SO2 गैस इंक्रीज होगा, NO2 इंक्रीज होगा। इसलिए आज हम लोग एक वैचारिक लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? एक ऐसी लड़ाई जहां हमें अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना है, और यदि हमें सब नहीं कर पाते हैं तो यकीन मानिए केवल धुआं बचेगा। क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री बहुत बड़ी सफाई से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं उदाहरण नहीं, हालांकि आप उनके 50 साल हो गया, अच्छी बात है, हम फिर नहीं पहुंचा रहे, उदाहरण तगड़ा
युग पुरुष महामहिम मेरे महामहिम राष्ट्रपति को बोला जाता है हुसैन बाबर। विश्व गुरु नरेंद्र मोदी गए थे जलवायु सम्मेलन में, वहां फ्रांस जर्मनी इत्यादि देश भी आए थे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को बात रखने का समय आया तो इन्होंने कहा कि हम कोयला आधारित उद्योग नहीं बढ़ावा देंगे, क्योंकि कोयला आधारित उद्योग में भी बढ़ावा देंगे तो उससे क्या होगा, जहरीली गैसें आएंगी सामने और उससे इंसान ही नहीं पेड़ पौधा नदी नाला बर्बाद होगा। यानी हम क्या करेंगे, कोयला आधारित उद्योग को प्रतिबंध करेंगे। एक और मैंने दे रहा हूं कि हमारे देश के यशस्वी महानायक युग पुरुष नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, कहा विदेश के जलवायु सम्मेलन में मोदी डंका पीट रहे हैं, और जब भारत आ रहे क्या कर रहे पता है, 80 को कोयला का खदान बेच लिया है, किसको 39 को अपने लाडले बेटा अडानी को। बड़ा जोर बोलते हैं, दूसरे उनके फैन एक अच्छा बात है, फैन लोग भी सुन लीजिए, बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं। दुनिया जाते हैं बोलते हैं कोयला का काम बंद कर देंगे, और जैसे इंडिया आते हैं अडानी बोलते हैं बापा कैसे हमें दी है एमपी लोग को, उनको क्या मिलेगा, चिंता मत करो, झारखंड में 80 को कोयला खदान है, 40 को तुम्हारा। अब थोड़ा सा दिमाग में मेंटोस खा के जलाइए, 80 को कोयला का खदान, एक कोयला खदान में अगर 10 को काम हो गया, 80 को में 800 हाँ 800 यानी मोटे मोटी एगो जिला, क्योंकि हमारे धनबाद में 1100 गांव है, आपको कोडरमा में कुछ काम होगा, पॉपुलेशन थोड़ा कम है, यानी एगो जिला फिर बर्बाद हो जाएगा। किसके लिए, चंद अमीरों के लिए। इसीलिए आज सदन में चुनकर अच्छे लोगों को भेजना, अच्छे नहीं हिम्मत वालों को जो आंख मिला सके देश के प्रधानमंत्री से, जैसा 1962 में चाइना युद्ध के बाद रामधारी सिंह दिनकर ने पंडित नेहरू से आंख मिलाकर कहा था कि रोक लो युधिष्ठिर को यहाँ, जाने तो इनको स्वर्ग भी, पर मुझको लौटा दो गांधी गदा, मुझको लौटा दो अर्जुन भीमवीर। पंडित नेहरू की आंख में आंख मिलाकर राज्यसभा सांसद रामधारी सिंह दिनकर ने कविता कही थी कि डर क्यों रहे हैं, यदि डर लगता है तो युधिष्ठिर की नीति का त्याग कीजिए, हमको गदा और अर्जुन का अस्त्र दीजिए, हम मुकाबला करेंगे। इस प्रकार उन्होंने उदाहरण दिया था। लेकिन आज अगर आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएंगे तो भाई आप पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, पता नहीं क्या क्या हो जाएंगे। इसलिए केवल ये कोडरमा की समस्या नहीं है मेरे भाइयों, मेरे अभिभावक स्वरूप, मेरे चाचा, मेरे काका, मेरे मामा, मेरे मौसा, मेरे अभिभावकों, मेरे भाइयों, मेरी मां समान जो महिलाएं आई है, ये केवल कोडरमा की लड़ाई नहीं है, ये पीड़ा पूरे झारखंड की है। और आज हमें जो नया आंदोलन छिड़ा है, जिस आंदोलन में आपके मनोज दा, संजय दा, राजेश रतन दा, हमारे चंदन दा, प्रेम दा, तमाम युवा अगुवाई कर रहे हैं, उसका नाम छूट रहा है। इनका साथ दीजिए, इन्हें सहयोग कीजिए और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि आंदोलन रोज रोज नहीं आता है, आंदोलन रोज रोज नहीं होता है मेरे साथियों, क्योंकि आंदोलन यानी टकराना पड़ता है, सरकार से टकराना पड़ता है, एमपी एमएलए से टकराना पड़ता है, सीआईएसएफ झारखंड पुलिस की लाठियों से टकराना पड़ता है, तब आंदोलन खड़ा होता है। आंदोलन रोज रोज नहीं आता है। इसलिए आज इस आंदोलन की गरिमा को समझिए मेरे भाइयों, इस आंदोलन के महत्व को समझिए कि आज आंदोलन क्यों। आज अगर आप आंदोलन को नहीं समझते हैं, आपके हाथों में कुछ नहीं बचेगा। सबसे पहले ये नीतियां बनाकर, बेकार बेकार नीतियां बनाकर हमारी नौकरियों को बेच देंगे। ये सबसे पहले हमारी नौकरियों को बेचेंगे, फिर हमारे खेतों को बेचेंगे। क्या हम महाराष्ट्र गुजरात में जाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारा जीवन महाराष्ट्र गुजरात सूरत तेलंगाना में कटेगा? समझिए, गहराई से समझिए बात को, उस बात को बेहद गहराई से समझिए कि आज ये आंदोलन क्यों। क्या कभी ने सवाल किया अपने मन में कि आखिर इस आंदोलन धनबाद बोकारो से स्टार्ट हुआ है? मान के चलिए आपने मुझे देखा होगा पेपर में, मीडिया में, कभी मेरा आकलन आपने किया है? एक साधारण ट्राउजर टी शर्ट पहनने वाला लड़का, खाली पांव चलने वाला लड़का आज इतना बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि यह आंदोलन एक व्यक्ति का नहीं, उस दर्द का आंदोलन है, और दर्द हमें यहाँ खींच कर लाई।
यदि दर्द नहीं होता तो कोडरमा के लोग हमें क्यों सुनते भाई? आंदोलन से पहले हम कोडरमा कभी आए नहीं थे। यानी ये लड़ाई दर्द की है, ये लड़ाई उस पीड़ा की है जो आज हम लोग कई दशकों से सह रहे हैं। आज झारखंड के लोग कई दशक से इस पीड़ा को सह रहे हैं। आज अगर हम लोग जागरूक नहीं होते हैं, आज अपने हक हकूक के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो हमारी आने वाले जो पीढ़ी बचेगी उनके हाथों में न जबरदस्ती हथियार थमा दिए जाएंगे और नक्सली के नाम पर उनका इनकाउंटर किया जाएगा। इस बात को याद रखिए। हम बहुत गंभीर विषय कह रहे हैं, ये कोई मजाक का विषय नहीं कह रहे हैं। ये जबरन, क्योंकि हमारे पास रोजी रोजगार नहीं रहेगा, हमारे पास खेत खलिहान नहीं रहेगा, तो हम लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और जब हम लड़ाई लड़ेंगे, यही शासन प्रशासन के लोग हमारे हाथों में, जिन हाथों में कलम होनी चाहिए, उनमें हथियार थमा के हमें नक्सली कहकर इनकाउंटर करेंगे। ये इतिहास गवाह है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे एक सम्मानित प्रेस में छपा था, हिंदुस्तान प्रेस में 2002 या 2004 का समय था कि लगभग 600 एकड़ जमीन नक्सलियों ने पूंजीपतियों से छीनकर गरीब किसानों को वापस किया था। ये काम किसका था? ये काम सीओ का था, ये काम एसडीओ का था, ये काम राज्य सरकार का था, और इस काम को नक्सलियों ने किया था। और मैं तो खुले मंचों पर कहता हूं, आज भी कहता हूं, चाहे सीआईएसएफ के लोग रहें या नक्सल में लोग रहें, वो दोनों किसान के बेटे होते हैं, वो दोनों गांव के बेटे होते हैं। चंद मुट्ठी भर अमीर, चंद पूंजीपति, चंद कॉर्पोरेट इन्हें आपस में लड़ाते हैं, और देखिए लड़ाई आज भी जारी है। आज तक अब अमीरों का चाल को नहीं समझ पाए हैं। ये सीआरपीएफ कौन होते हैं भाई? कौन होते हैं? हमारे बीच के होते हैं, हमारे बीच के होते हैं। सेठ का बेटा सीआरपीएफ नहीं बनता है, सेठ का बेटा पुलिस की नौकरी नहीं करता है, वो हमारे बीच के होते हैं। आप जाके पता कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ जितने सीआईएसएफ और पुलिस के जवान हैं, आप जाकर उनका रिपोर्ट करवा लिए, कोई किसी अरबपति का बेटा नहीं है। देखिए खिड़की से बहुत प्यार से सुन रहे हैं कि सवाल नौकरी का है, सामने से सुनेंगे तो सरकार इनकी नौकरी को सस्पेंड कर सकती है। इसलिए उनसे जाके पूछिए कि किसी अरबपति का बेटा नहीं है, ये हमारी तरह एक गांव के गरीब किसान का बेटा है, लेकिन ड्यूटी के आगे मजबूर है, ड्यूटी के कारण बने हैं। और बिल्कुल आज देश में जो पुलिस की व्यवस्था है, ये हमारी व्यवस्था नहीं है, ये अंग्रेजों की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने बनाया है। अंग्रेजों ने सबसे पहले 1860 में इंडियन पेनल कोड बनाया, फिर एक साल बाद 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट बनाया, और फिर पुलिस का भर्ती लिया। क्यों लिया? पुलिस की भर्ती क्यों लिया? न उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे आज डीवीसी है, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उन्होंने ये बोल के पुलिस का बहाली लिया कि यदि कोई जमीन, जिसका जमीन है, कोई किसान, कोई भारत का आदमी विरोध करेगा, तो यही पुलिस के माध्यम से उस पर लाठीचार्ज कराएंगे। आज भी वही हो रहा है कि नहीं? कभी सुना है किसी विधायक को 2 झाप किसी बड़ा बाबू ने लगाया है? किसी सीएमडी, किसी मैनेजर को आंख दिखाया है? आपने सुना है? एक साधारण वर्कर को ये लोग गाली देते हुए, घसीटते हुए लेके चले जाते हैं। ये हमारी व्यवस्था नहीं है, ये अंग्रेजों की व्यवस्था है, जो आज भी चल रही है। पूछिए अगर है कोई पुलिस पदाधिकारी तो ये 353 कब का धारा है? इनके पास एक ही हुआ 353, और बाकी लोग सीसीए, चाहे आर्म्स एक्ट। आंदोलन को दबाने के लिए, आंदोलन को कुचलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 353 की धारा। तो पूछिएगा 353 की धारा कब की है? ये 1860 की है, अंग्रेजों का कानून है। और सबसे भद्दा मजाक, इंडियन पेनल कोड कोई इंडियन पेनल कोड नहीं था, आयरिश पेनल कोड था। जानकार लोग नहीं यहाँ, यानी आयरलैंड को कंट्रोल करने के लिए, आयरलैंड को दबाने के लिए अंग्रेजों ने आयरिश पेनल कोड बनाया था। बस जब इंडिया आए तो उसे इंडियन पेनल कोड बना दिया। एक बिंदु में भी फर्क नहीं हुआ, बस आयरिश की जगह इंडियन।
इसलिए आज हमारी लड़ाई गंभीर लड़ाई है। आज हम एक ऐसी लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं, हमारा सामना बड़े बड़े उद्योगपतियों से है, हमारा सामना बड़े बड़े राक्षसों से है, जो दिन को सफेद पहनते हैं, रात को काला पहनते हैं। हमारा सामना उनसे है। बाकी ये तो जो भी पुलिसकर्मी है, हमारे भाई समान है, ये हमारे परिवार के सदस्य है। अब पता कीजिए, रिलेशन मिल जाएंगे, मनोज दा का रिश्तेदार में होंगे। हमको तो लग रहा है दो चार को बहन लोग देख रहे हैं, कहीं मनोज दा की अर्धांगिनी की कोई सहेली या बहन नहीं हो। पता कर लीजिए, ये सीआरपीएफ की थर्ड फोर्थ की नौकरी करने वाले, ये झारखंड पुलिस में हवलदार की नौकरी करने वाले, ये विशेष लोग नहीं है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बीच के लोग हैं। आप पता कीजिए, लेकिन सिस्टम ऐसा फिट हुआ है कि हमें आपस में लड़ाया जाएगा। आज आप सुने होंगे छत्तीसगढ़ का बक्सर में अक्सर अपना घटनाएं घटती हैं। क्यों? न उन पहाड़ों में सोना मिलता है, उन पहाड़ों में खनिज है, और उस पर नजर किसकी है? बिरला ग्रुप की है, वेदांता ग्रुप की है, अडानी ग्रुप की है, अंबानी ग्रुप की है, टाटा ग्रुप की है। उनको चाहिए, अब उनको चाहिए तो क्या करेंगे? एमएलए एमपी को प्रेशर देंगे, प्रधानमंत्री को प्रेशर देंगे, क्योंकि चुनाव में उनको फाइनेंस किया है। तब वो क्या करेगी? सीआरपीएफ की टीम भेजेगी, जाओ उनका मुकाबला करो। उधर मरे के लिए एक भाई को नक्सल बना के इनकाउंटर किया जाता है, और यदि इसकी गोली चले तो दूसरा भाई सीआरपीएफ में है। दोनों आपस में सगे भाई हैं। ऐसा हम हजारों इतिहास आपको देख सकते हैं। अब चले हमारे पीरटार में ऐसे आपको सैकड़ों घटना बता देंगे कि सीआरपीएफ की नौकरी करने वाले हजारों लड़के पीरटार में जो नक्सल की घटना में पाए जाते हैं, उनमें भाई का संबंध है। इसलिए आज हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई गंभीर है, हमारी लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है कि हम कुछ नहीं है, न पीछे न आगे न बाएं, बस हमारे पास आइडिया है, हमारे पास एक सोच है, हमारे पास एक हिम्मत है, और हमारे पास जरूरत है। इसलिए आज इन बादलों से टकराने की जरूरत करते हैं। इसलिए आज हम लोग इस बादलों से टकराने की जरूरत करते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि सुनने में आया है कि डीवीसी में स्थानीय विधायकों का जो नेतागण है, उनका बहुत प्रेशर होता है, तो मैं आज मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं उन्हें संदेश देना चाहूंगा। मैं कंपनी के मैनेजमेंट को संदेश देना चाहूंगा कि अरे भाई, ज्यादा पैसा मत कमाइए, क्योंकि पैसा का तीनों वो नियम होता है। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, ये बात सीधा सीधी हम अभियंता कौन यहाँ हेड है, नामे ले देते हैं, डर नहीं लगता। नाम बताइए ना। दिलीप कुमार सिंह। हाँ, माननीय दिलीप कुमार सिंह जी। अरे कितना पैसा कमाइएगा? अरे दिलीप जी, गरीबों का खून चूस के कितना पैसा कमाइएगा? कहाँ कहाँ फ्लैट लिए हैं? दिल्ली में भी लिए हैं क्या? सुनिए, दो फ्लैट, दो गाड़ी, दो पत्नी नहीं ना है। तो माननीय दिलीप सिंह जी, क्योंकि हमसे हमारी आपके शरीर से लड़ाई नहीं है, आपको इतना ही कहेंगे कि कितना पैसा कमाएंगे गरीब का मिट्टी को छीन कर। पैसा का तीन को रूप होता है। ऐसे पहले भैया आप लोग भी सुन लीजिए, आप लोग भी 50,000 का पेमेंट उठाते हैं। पैसा का 3 रूप होता है। पहला यूज कीजिए। यूज करने का मतलब है भोजन, कपड़ा, रोटी, मैंने सिनेमा, टीवी, रेफ्रिजरेटर, गाड़ी, घोड़ा, पत्नी का, बच्चा का, बीवी का, साली का, सलहज का, गर्लफ्रेंड, जो भी खर्चा करना है, जहां भी खर्चा करना है, पैसा का पहला रूप है खर्चा कर देना। पैसा का पहला रूप होता है दादू, आप सुन रहे ना? पैसा का पहला रूप होता है खर्चा करना। भैया आप लोग भी सुनिएगा, क्योंकि आप लोग 50-60 हजार की तनख्वाह है। पैसा का पहला मतलब होता है खर्च करना। खाने में कीजिए, पहनने में कीजिए, या फिर कोई सुख सुविधा का सामान खरीदने में कीजिए। दूसरा रूप होता है दान करना।
यदि आपके पास पैसा है तो जरूरतमंद लोगों को दान कर दीजिए, गरीब लोगों को दान कर दीजिए। दूसरा रूप है दान करना, और तीसरा रूप है नाश हो जाना। तो हम लोग बोलते हैं मुंह से खाया जाता, मुंह से खाए जी। तो अब लोग क्या बोलते हैं इधर, मुसुआ में खाए जी। तो तीसरा रूप है, ये मजाक नहीं। स्पेन इटली में जब कोरोना का टाइम आया, जब लोग बीमारी से बच नहीं पा रहे थे, देखिएगा सड़कों में पैसा लेकर आए और एटीसी ने पैसा उड़ा दिए। बोले जो पैसा मेरी जान नहीं बचाएगा वो पैसा किस काम का। तो सुन लीजिए दिलीप सिंह जी, पैसा का 3 ही रूप होता है। जितना कमाए हैं खर्चा कर लीजिए, और आप लोग कितना कमाए हैं कि आपको 7 पीढ़ी नहीं खा पाएगा। यकीन मानिए, पता नहीं कब भूकंप हो जाएगा और पूरा झारखंड भूकंप में समा जाएगा, तो फिर क्या फायदा उस पैसा का? क्या फायदा है सिंह जी? कोई फायदा नहीं है। तो बेईमानी का सोच मत रखिए। अरे ठीक है, आप अमीर लोग हैं, बड़ा बड़ा डॉक्टर है, याद रखिएगा शुगर अमीर लोग को ही होता है, गरीब लोग को शुगर नहीं होता है। दिल का दौरा अमीर लोग को पड़ता है, चाहे पड़ता है पता है, तो गरीब लोग बददुआ देता है, काहे कि चोरकट लोग गरीब का हाय लेके अमीर बनता है। इसलिए माननीय दिलीप सिंह जी, हम आपके उज्जवल भविष्य चाहते हैं। हम चाहते हैं आपका पूरा परिवार खुशी खुशी भोजन करे, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हमारे लोग यहाँ भूख हड़ताल में भूख से मरेंगे? इतने बेगैरत इंसान हो, प्रबंधन में हो, और एक बड़े पदाधिकारी के रूप में यहाँ स्थापित हो, आप चाहें तो चुटकी में इस फैसले का समाधान होगा, इसका समाधान कीजिए। और एक बात, सिकंदर को जानते हैं ना माननीय दिलीप सिंह जी? नहीं जानते हैं तो गूगल में जाके खोजिए, मिल जाएंगे सिकंदर। सिकंदर आपको मिल जाएंगे, गूगल कीजिएगा। सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए निकला था कि हम पूरी दुनिया को जीतेंगे। जब सिकंदर मृत्यु की सैया पर था, यानी अंतिम समय जब वो मरने वाला था, उसने अपने महामंत्री को बुलाया। जैसे आपके सियासत के लोग मान के चले आपके महामंत्री हैं, मैनेजर का नाम क्या है? यहाँ आके बताइए, नाम लेने में थोड़ी डरते हैं। आप तो बोलिए ना करना। तो जब सिकंदर अंतिम समय उनका आया, अपने महामंत्री को बुलाया। अच्छा, नरेश कुमार सिंह उनका महामंत्री है, मान लेते हैं। अनिल सिंह, हरीश सिंह, तो रुपया भैया दे क्या आपस में? क्या जी मिल बांट के लुटने के लिए आए हैं क्या आप लोग? तो सिकंदर जब पेड़ पे था, महामंत्री को बुलाया और कहा कि एक काम करना, जब हम मर जाएं और जब मेरा जनाजा लेकर जाओगे तुम नदी के किनारे दफनाने या जलाने, तो एक काम करना, मेरे दोनों हाथ जनाजा के बाहर कर देना, मेरे दोनों हाथ इस प्रकार खुला कर देना बाहर। बोला सर इसका क्या मतलब है? अरे हमने के ना काटते, अपनी काटते चल उठ ले। तो सिकंदर से पूछा महामंत्री ने कि सर इसका क्या संदेश है कि आपके दोनों हाथ मरने के बाद बाहर क्यों कर दे? बोला इसका ये संदेश है कि जब दुनिया मेरे जनाजे को देखेगी कि मेरा दोनों हाथ, मेरा पूरा शरीर तो कफन में है लेकिन दोनों हाथ मेरा बाहर लटका हुआ है, तब दुनिया को यह आभास होगा कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ वापस लौट के जा रहा है। तो माननीय दिलीप सिंह जी, सिकंदर का पहला शब्द था कि मेरे दोनों हाथ बाहर करना, क्योंकि दुनिया को यह संदेश देना चाहिए कि सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। दूसरा था कि मेरा जितना भी सोना चांदी हम जीते हैं युद्ध में, उसको सड़क पे बिछा देना जहां से मेरा जनाजा गुजरेगा। बोला सर इसका क्या मतलब है? बोला इसका मतलब है
कि लाखों अरबों सोना चांदी भी, इतना धन दौलत भी सिकंदर की जान की हिफाजत नहीं कर पाया। तो आप क्या सोचते हैं, कौन सा डॉक्टर बचा लेगा जब गरीब का दुआ लगेगा तो? और अंतिम था कि मेरे जनाजे को कोई इक्के दुक्के लोग कंधा नहीं देंगे, मेरे जनाजे को सब मेरे बड़े बड़े कमांडर लोग कंधा देंगे, मेरे सेनापति कंधा देंगे। बोला सर इसका क्या मतलब है? बोला इसका मतलब है ना कि दुनिया को यह संदेश देना चाहिए कि सिकंदर की सेना में बड़े बड़े तुर्रम खान थे, बड़े बड़े 30 मार खान थे, बड़े बड़े महानायक थे, उनके रहते भी सिकंदर की जान नहीं बच पाई। तो आपके पास तो सीएसएफ और झारखंड पुलिस है। मेरे सिंह जी डीवीसी के चेयरमैन, आपको सिकंदर का वही संदेश हम पहुंचाना चाहेंगे, गरीबों के साथ जुल्म मत कीजिए। सिकंदर 33 साल की उम्र में पूरी दुनिया को छोड़कर चला गया, पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर, जीतने की ख्वाब रखने वाला सिकंदर। तो इसलिए निवेदन होगा, हमसे आपकी कोई शत्रुता नहीं है, आपने हमारा ना खेत जोता है, ना मैंने आपको खेत जोता है, लेकिन ये खेत हमारा है जिसे डीवीसी ने आप चेयरमैन बनकर आए हैं। इस बात को याद रखिएगा माननीय नरेश कुमार सिंह जी। गरीब की बदुआ मत लीजिएगा, गरीब की बदुआ में बहुत ताकत होती है, गरीब की बदुआ में इतनी ताकत होती है कि आपका पेट बाहर निकल जाता है। बदुआ मत लीजिएगा। वे गरीब लोग आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, ये भूखे लोग जो आज भूख हड़ताल में बैठे हैं, ये लोग अपने जमीन के बदले नौकरी मांग रहे हैं, आपके बाप की जमीन से नौकरी नहीं मांग रहे हैं। महोदय इस बात को याद रखिएगा, ये अपने बाप की जमीन देकर नौकरी मांग रहे हैं, इनके बाप का जमीन गया है इस डीवीसी की योजना परियोजना में, ये आपकी जमीन पर नौकरी नहीं मांग रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये अपनी जमीन देकर, ये अपना घर द्वार लुटाकर, ये अपने पुरखों की संपत्ति लुटाकर एक मामूली चपरासी की नौकरी मांग रहे हैं, एक मामूली मजदूर की नौकरी मांग रहे हैं। आपका तो एक कितना जमीन नहीं गया, हर चेयरमैन बनकर लाखों का तनख्वाह भी ले रहे हैं, और सुनने में आप पीछे के दरवाजे से भी ले रहे हैं। इसलिए आज आपको सीधा संदेश होगा। और साथ ही क्योंकि बहुत सारे लोग इस आंदोलन को बाहरी भीतरी की बात करते हैं, मैं आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरा सोच है कि इंसान भोजन करने की 3 क्वालिटी होती है। मेरे साथियों, आज जो आप पैसा कमा रहे हैं, चाहे मजदूर कमाए, चाहे मैनेजमेंट के हेड कमाए या कमांडेंट चीफ कमाए, पैसा रोटी के लिए कमाया जाता है। रोटी को 3 प्रकार से ही खाया जाता है, एक प्रकृति, एक संस्कृति और एक विकृति। रोटी खाने का 3 ही रूप होता है मेरे साथियों, मेरे सीएसएफ के भाइयों, मेरी बहनों और मैनेजमेंट के लोग। रोटी का 3 ही रूप होता है, पहला प्रकृति, दूसरा संस्कृति और तीसरा विकृति। प्रकृति का मतलब होता है जो लोग अपने हिस्से की रोटी खाए, कोडरमा वाले अपनी, हलनबाग वाले अपनी, इसे प्रकृति कहते हैं। संस्कृति का मतलब होता है कि कोई अपना हिस्सा दूसरे को बांट कर खाए, इसे संस्कृति कहते हैं। और विकृति का मतलब होता है कोई किसी के हिस्से को लूट कर खाए, इसे विकृति कहते हैं। और फिलहाल हमारे साथ विकृति हो रही है, कोई है जो हमारे हिस्से को लूट कर खा रहा है, और इसका हम लोग विरोध करते हैं और करेंगे। इसलिए बाहरी भीतरी की नहीं, यह संस्कृति, प्रकृति और विकृति की लड़ाई है। विकृति का मतलब होता है किसी के हिस्से की रोटी को छीन कर खाना। आज बाकी राज्य के लोग हमारे हिस्से की रोटी को हमसे छीन कर खा रहे हैं, ये वही लड़ाई है। इसलिए आज जितने भी लोग हमारे साथ बंधुओं का समर्थन देने के लिए आए हैं, मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज, और मैं मैनेजमेंट से कहना चाहूंगा, उनकी स्थिति, उनकी तबीयत काफी खराब हो रही है। आज ये 5वां दिन है भूख हड़ताल का। आप में जरा सी भी मानवता है, आप में इंसानियत है, आप में मनुष्यता है, और आपके भीतर एक हृदय है। तो आए अपने ईर्ष्या को, अपने अहंकार को, क्योंकि अहंकार किसी का नहीं रहा है संसार में। अहंकार करने से बड़ा बरगद उखाड़कर फेंक दिया जाता है, और झुकने से एक छोटा सा घास बच जाता है। इस बात को याद रखेगा मैनेजमेंट।
इसलिए अहंकार को त्यागिए, अपने घमंड को त्यागिए और आके इनसे बात कीजिए, इनसे टेबल टॉक कीजिए, इनकी वार्ता को सुनिए और इनके अधिकार को, इनकी रोटी को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। आज ये लोग अगर भूखे बैठे हैं, या जब तेरा ईमान जला देता हो जाए तो पागल हो जाता है, और पागल इंसान को ही चबाता है, तो दूसरा को क्यों चबाएगा? उसका बाप का जमीन में जो फैक्ट्री खड़ा है और वहां जो मैनेजर आके बेईमानी कर रहा है उसी को चबाएगा। क्योंकि कहा गया है मरता क्या नहीं करता, कहा गया है ना कि मरता क्या नहीं करता। आज उसी अवस्था में हम झारखंड के लोग हैं, इस बात को याद रखिएगा मैनेजमेंट के लोग। इसलिए आज चूंकि हम लोग भूख हड़ताल को समर्थन देने के लिए आए थे, लेकिन कोडरमा खासकर ये क्षेत्र हम पहली बार आए हैं 1.5 सालों में। लोगों की मांग थी कि हमको सब रखें और रखें जैसा हम रखते हैं। हम लोग नया पैटर्न फॉलो करते हैं, हम लोग स्टेज मांग और फूल की माला नहीं, हम लोग का स्टैच्यू ही स्टेज है। ये हम लोग का नया पैटर्न है और यकीन मानिए जिस दिन कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद की लोकसभा सीटों में बदलाव आएगा, यकीन मानिए पूरे भारत के लोगों में बदलाव आएगा, क्योंकि हमारे लोग देश के प्रधानमंत्री कोई बने उससे आंख से आंख मिलाकर बात होगा। जो भी है उनसे हमारा सवाल होगा कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू झारखंड के दौरे पर आए थे, सबसे पहले उन्होंने 1951 में सिंदरी में कारखाना खोला था और कहा कि यह कारखाना आधुनिक मंदिर है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये कारखाना आधुनिक मंदिर है। एक बात बताइए, आधुनिक मंदिर को बनाने वाला जमींदार कहां है? आधुनिक मंदिर का निर्माण करने के लिए अपनी जमीन देने वाला जमींदार कहां है? इस सवाल का उत्तर कौन देगा? आज डीबीसी की योजनाओं, परियोजनाओं की बात करें या कोयला के खनन परियोजनाओं की बात